माय नेम इज़ डीके और चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी के फैक्ट जितने भी मतलब क्योंकि ये क्लास फैक्ट की है तो इसमें कॉन्सेप्ट समझाने पर मेरा ध्यान नहीं होगा और जितने कम समय में हम फैक्टों को बता दें एक क्रम में बता दें हम उतना प्रयास करेंगे कम से कम समय में चीज़ें तैयार हो जाएं। देखिए जब हम संविधान की बात करते हैं पॉलिटी को पढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि संविधान हमारे हाथ में आया कैसे। तो उसके लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उस पर समय समय पर उसको रेगुलेट करने के लिए समय समय पर ब्रिटिश संसद कुछ कानून बनाती थी, उन्हीं को उनके सुधार के नाम से जाना जाता है। तो उसमें एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 ईस्वी में, और इसके प्रमुख प्रावधान ही हम बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे प्रावधान हैं इन सब में, लेकिन हम केवल वही फैक्ट पर बात करेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता ये है कि जो पहले बंगाल का गवर्नर था अब वह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाएगा, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे पहले बनने वाले हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो अगर प्रश्न आया कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन हैं तो वे हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, और इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है और उसके पहले जज बनते हैं सर एलिजा एम्पे। और इसी अधिनियम के बाद इस अधिनियम में थोड़ा सुधार करने के उद्देश्य से एक अधिनियम और आता है जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1773 बोलते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे प्रावधान है नहीं जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो हम केवल इतना समझ लेते हैं कि आता है। इसके बाद का जो हमारे पास अधिनियम है उसको हम जानते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से, और इसकी डेट कभी कभी पूछी जाती है तो 1784। इसमें भी ऐसा कोई विशेष प्रावधान मुझे देखने को मिलता नहीं है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ की दृष्टि से हम अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते सारे हैं, लेकिन ये फैक्ट बेस्ड क्लास है और फैक्ट बेस्ड क्लास में हम वही तथ्य बताते हैं जो पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके बाद 1813 का चार्टर आता है, और 1813 के चार्टर की जो मुख्य बातें हैं जिसके लिए ये चार्टर फेमस है वह है चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। मतलब अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चीन और व्यापार को छोड़ दो तो बाकी अन्य कंपनियां भी भारत में व्यापार करने के लिए आ सकती हैं। ये विशेषाधिकार समाप्त हो गया था, ये पूछा जाता है। और इसी चार्टर अधिनियम में एक विशेष प्रावधान किया गया, 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च। भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए ब्रिटिश संसद अब 1 लाख रुपए हर साल खर्च करेगी, इसी चार्टर अधिनियम से आता है। इसके बाद चार्टर की श्रृंखला शुरू होगी और चार्टर की श्रृंखला में अगला चार्टर आएगा 1833 का चार्टर। इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उस गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसका पदनाम बदल दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल अब वो कहलाने लगा। और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने वाले हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसके बाद जब हम बात करते हैं, अच्छा लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं चार्टर अधिनियम की, तो क्योंकि देखो अगर आप देख रहे हो यहाँ 13 है फिर यहाँ 33 है, हर 20 साल के बाद एक चार्टर अधिनियम आ रहा है, फिर 20 साल के बाद 1853 में फिर एक चार्टर अधिनियम आएगा। लेकिन इसी दौरान आपको देखने को मिलेगी एक बड़ी क्रांति जिसको 1857 की क्रांति बोलते हैं, जिसको पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कुछ लोग बोलते हैं। इसका मतलब 1853 का जो चार्टर है वो चार्टर श्रृंखला का अंतिम अधिनियम होगा। इसमें कोई मुख्य प्रावधान देखने को मिलते नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। क्लास में हम पढ़ाते सारा हैं। 1858 जो आएगा वो, क्योंकि 1857 की क्रांति अंग्रेजों ने दबाई है, इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा और यहाँ पर भारत पर शासन करने के लिए सीधे सीधे महारानी का नाम लिया जाएगा, इसलिए इसको कहा जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858। और इसी से घोषणा होगी कि भारत वो महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी है।
और वायसराय का पद जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब उस पद को समाप्त कर दिया गया और एक नए पद का सृजन किया गया और उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। तो भारत के प्रथम वायसराय की जब हम बात करते हैं तो वो लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम वायसराय जब भारत आज़ाद होगा 1947 में, उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद 1861 का अधिनियम आता है। इसमें कोई खास बात देखने को मुझे नहीं मिली, लेकिन एक प्रश्न आता है, पोर्टफोलियो पद्धति के जनक कौन है? जो पुलिस महकमा है उसमें बड़े अफसर के नीचे छोटा अफसर होता है, उस प्रणाली को बोलते हैं पोर्टफोलियो पद्धति। इस पद्धति के जनक हैं कैनिंग। 1859 से यह पद्धति पूरे भारत में लागू है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब देखो 59 के बाद बहुत सारे अधिनियम हमने छोड़ दिए। फैक्ट बेस में हमें वो सब छोड़ना होता है जो कॉन्सेप्ट होता है। हमें फैक्टों पे ध्यान, ये कम से कम ये फैक्ट तो हमें पता ही होने चाहिए इस एरिया से। फिर हम बात करते हैं 1909 का मोर्ले मिंटो सुधार। जब हम बात करते हैं मोर्ले मिंटो सुधार की तो इसमें दो नाम है, एक है मोर्ले और दूसरे हैं मिंटो। लॉर्ड मोर्ले भारत के राज्य सचिव हैं और दूसरे हैं लॉर्ड मिंटो, ये भारत के वायसराय हैं। कभी कभी कथन दिए देके पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन क्या है, तो ध्यान रखना है लॉर्ड मोर्ले भारत के राज्य सचिव हैं और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय हैं। और वायसराय की कार्यकारी परिषद में अब भारतीयों को भी जगह देनी शुरू कर दी अंग्रेजों ने, और ऐसे पहले भारतीय का नाम है सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ऐसे पहले भारतीय जो वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने। फिर इसके बाद हम जब किसी अधिनियम की बात करते हैं तो बहुत फेमस अधिनियम है और वह है 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। पहले की तरह ही यहाँ पे मोंटेग्यू भारत के जो पहला शब्द है, मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव के लिए इस्तेमाल है और जो चेम्सफोर्ड है वह भारत के वायसराय के लिए इस्तेमाल है। जब हम बात करते हैं भारत के राज्य सचिव की तो ये डायरेक्ट कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि 1919 के अधिनियम 1909 के अधिनियम में कौन वायसराय हैं और कौन राज्य सचिव हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में मोंटेग्यू राज्य सचिव हैं और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय हैं। फिर इसके बाद जो बहुत फेमस यदि कोई अधिनियम आता है जो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जिससे हूबहू, कुछ लोग ऐसा आक्षेप लगाते हैं कि भारतीय संविधान इस अधिनियम की कॉपी है, तो वह है 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम भारत को एक संघ बनाने की घोषणा करता है, मतलब अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 से भारत में की जाती है। और तो और इसी अधिनियम में आरबीआई की स्थापना होती है। अब देखो आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम से होती है, आपको ये एकदम पता होना चाहिए, 1935 का अधिनियम। और तो और केंद्र में जो संघीय न्यायालय है जिसे हम आज का सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, तो उसकी स्थापना भी इसी अधिनियम से होती है। तो दो की स्थापना, एक तो आरबीआई अधिनियम और एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम से होती है। फिर इसके बाद 1935 के बाद हम सीधा पढ़ते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जब हम अपनी ट्रेडिशनल क्लास की बात करते हैं तो वैसे तो एक पूरी स्टोरी है, क्योंकि एकदम यहाँ पे नहीं आते, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है उनका नाम है क्लाइमेट एटली, और एटली एक घोषणा करते हैं 20 फरवरी 1947 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये प्रश्न आता है एटली की घोषणा कब होती है। वे घोषणा करते हैं कि हम भारत को 30 जून 1947 तक पूर्ण रूप से आज़ाद कर देंगे। तो एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 और पूर्ण आज़ादी कब तक दे देंगे, 30 जनवरी 1947। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद अच्छा 1947 में जब भारत अलग हुआ है, मतलब जब भारत आज़ाद हुआ है, तत्कालीन वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जब हम इसकी बात करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। अब देखो यहाँ तक हमने कुछ अधिनियम पढ़ लिए, वहाँ से आने वाले कुछ क्वेश्चन देख लिए। अब भारतीय संविधान, वैसे तो इतने फैक्ट हैं कि क्लास में यहाँ समझा पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको थोड़ी भी पॉलिटी की समझ है तो आपको इन फैक्ट का महत्व समझ आ जाएगा। देखो जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण की, तो एम.एन. रॉय एक व्यक्ति हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं। 1934 में उनके दिमाग की उपज है कि हमारा अपना संविधान होना चाहिए। तो ये प्रश्न आता है
कि भारतीय संविधान के निर्माण का विचार किस व्यक्ति ने दिया है, तो उनका नाम है एम.एन. रॉय। फिर भारतीय संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 को किया गया। फिर ये भी प्रश्न आता है कि कितनी सीटें थी जिन पर संविधान सभा के सदस्यों को चुनना था, तो टोटल अंग्रेजों ने टोटल 389 सीटें बनाई और जिसमें से 296 सीटें ऐसी थी जो सीधे सीधे अंग्रेज ही कंट्रोल करते थे, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत को कंट्रोल नहीं कर रखा था। कुछ सीटें ऐसी थी जो देसी राजे और रजवाड़ों के पास थी, मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो ब्रिटिश ताज के नीचे रहकर शासन कर रहे थे, उन्हीं को हम बोलते हैं देसी राजे और रजवाड़े, रियासतें हम उनको बोलते हैं। तो जब हम बात करते हैं तो ब्रिटिश जो हमारे पास राज्य है उस मतलब ब्रिटिशों के पास हमारी टोटल कितनी सीटें बनी, तो वे टोटल 296 हैं। उनमें से 292 सीटें ऐसी हैं जिन पर गवर्नर शासन करते हैं और कुछ सीटें ऐसी हैं, 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर आयुक्त शासन करते हैं। इनकी तुलना आप ऐसे कर सकते हो जैसे अभी राज्य है हमारे पास 28 और केंद्र शासित प्रदेश क्या हैं 4। तो जब हम बात करते हैं राज्य में जब हम शासन करते हैं तो उसकी पद्धति अलग है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में शासन किसके माध्यम से किया जाता है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। जब हम बात करते हैं तो इसमें 4 आयुक्त हैं, फिर 93 सीटें देसी रियासतों की हैं। फिर अंततः जब चुनाव होता है इन टोटल सीटों में, अब देखो इन पे तो चुनाव नहीं हो सकता, 93 सीटों पे चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए कहा जाता है कि संविधान सभा आंशिक रूप से मनोनीत थी और अधिकांश रूप से उनका चुनाव हुआ था। तो 296 सीटों पे चुनाव हुआ था और ये जो हमारे पास 93 सीटें हैं ये देसी रियासतें थी और देसी रियासतों के प्रमुखों ने अपने कुछ व्यक्ति संविधान सभा में भेज दिए थे, मनोनीत कर दिए थे। जब हम 296 सीटों की बात करते हैं तो सबने चुनाव लड़ा, उसमें से जो बहुमत प्राप्त हुआ था कांग्रेस को प्राप्त हुआ 208 सीटें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 208 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और 73 सीटें मुस्लिम लीग जीतने के बाद दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बन चुका है। इसके बाद कुछ 15 सीटें छोटे छोटे समूह ने भी जीती हैं। और जब हम बात करते हैं आगे की कार्यप्रणाली की, देखो हम फैक्ट ही बात कर रहे हैं तो चीज़ें आपको लग रहा है कि बहुत तेज़ी से चल रही हैं, पर ये फैक्ट आपको कम से कम पता होने चाहिए। देखिए जब आप संविधान का निर्माण करेंगे मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं होगा, ये बात सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। कार्यप्रणाली की जब हम बात करते हैं तो पहली बैठक की डेट पूछी जाती है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। पहली बैठक में सदस्य जो हिस्सा लेते हैं उनकी संख्या 211 है। सचिदानंद सिन्हा भारत के संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। फिर इसके बाद स्थायी अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठते हैं। इस बार का यूपीएससी का प्रश्न है कि इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो वे थे सचिद्र नाथ सिन्हा। फिर जब हम बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित फैक्ट भी पूछा जाता है। 23 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा और उसमें बताया कि हम संविधान का निर्माण करेंगे तो हमारा क्या उद्देश्य होगा और हम अपने भारतीय नागरिकों को कौन कौन सी आज़ादी देंगे, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं देंगे और कौन कौन से मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई। उद्देश्य प्रस्ताव जब पारित हुआ था उसकी डेट भी पूछी जाती है, तो 22 जुलाई 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के अलग होने की, तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान अलग हुआ और पाकिस्तान, इसके बहुत सारे फैक्ट हैं वो पर आजकल पूछे नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैंने इस पर कोई एक भी फैक्ट नहीं लिखा है। लेकिन अब क्योंकि 22 जुलाई 1947 को भारत आज़ाद हुआ है तो भारत का अपना एक ध्वज होना चाहिए, तो 3 रंगों से बना हुआ ध्वज जो सब आप जानते हैं उसको भारतीय ध्वज मान लिया गया। 22 जुलाई 1947 को इसे अपना लिया गया। और यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। अगर आप देखोगे तो 26 जनवरी 1950 को हम जो है ना संविधान पूर्ण रूप से लागू कर देंगे। इसका मतलब 2 दिन पहले ही राष्ट्रीय गान हमारा क्या होगा, राष्ट्रीय गीत हमारा क्या होगा, हमने ये तय कर लिया। फिर 2 दिन पहले ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो
हमारे स्थायी अध्यक्ष हैं संविधान सभा के 24 जनवरी 1950 को पहले राष्ट्रपति बनते हैं और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को जब मनाया जाएगा तब यही हमारे पहले राष्ट्रपति ध्वज वहां पर फहराएंगे। फिर हम बात करते हैं संविधान को बनने में कितना समय लगा। लूसेंट का क्वेश्चन है, सबको पता है, 2 साल 11 माह और 18 दिन। और ये अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। मैं फिर इस डेट के महत्व को समझा दूं, इसी दिन अगर आप देखो तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया है। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए हैं और इसी दिन अंतिम बैठक थी संविधान सभा की और यह संविधान सभा इसके बाद समाप्त हो चुकी है। फिर इसके बाद संविधान के निर्माण करने में कुछ समितियों का बहुत बड़ा योगदान है। बड़ी बड़ी 8 समितियां हैं, लेकिन मैं इनमें से 3 या 4 पर ही बात करूंगा क्योंकि अक्सर इन्हीं समितियों से प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति देखी गई है। जब हम बात करते हैं 8 प्रमुख समिति की, तो एक है संघ शक्ति समिति और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और तो और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू हैं। फिर इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। फिर इसके बाद प्रारूप समिति जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, उनके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसी के जितने भी सदस्य हैं उनसे भी प्रश्न आते हैं। और 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन किया गया और इसको संविधान के निर्माण का कार्य सौंपा गया और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर और इसके अन्य सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अय्यर और तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे के.एम. मुंशी, 5वें सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और छठे एन माधवराव। लेकिन क्योंकि बी.एन. मित्र की जगह खाली हो गई थी तो इनकी जगह को भरने के लिए एन माधवराव आए थे और टी कृष्णाचारी ये भी बाद में आए थे क्योंकि डी.पी. खेतान की मृत्यु 1948 में हो गई थी। इस वजह से इन 6 के 6 लोगों का नाम आपको याद होना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं संविधान को बना लिया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू नहीं किया गया। इसलिए लागू नहीं किया गया क्योंकि 26 नवंबर 1929 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था लाहौर अधिवेशन में। इस वजह से इस दिन के महत्व को बढ़ाने के लिए या इस दिन के महत्व को बनाए रखने के लिए, तो देखो मैंने एक फैक्ट यहाँ पे गलत बता दिया। मैं ये कह रहा हूँ 26 जनवरी 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। उस डेट के महत्व को बनाए रखने के लिए हमने अपने संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किया, हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया और इसी दिन हम अपना गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। लेकिन संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो चुके थे। ये हमारी वीडियो का पहला पार्ट है। ऐसे कितने पार्ट आएंगे मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कम से कम पार्ट में पूरी पॉलिटी को समाप्त कर दिया जाए, उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन पर बात मैं कर लूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।